कोई दिखाई नहीं दे रहा। दीदी, दीदी मैं आ गया। गुड मॉर्निंग सर। दीदी, सर। कौन है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब के सब कहाँ चले गए? किचन में देखता हूँ। ला 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 ला। दीदी, दीदी, कुछ बनाया नहीं क्या? दीदी, पता नहीं कहाँ चले गए। दीदी। क्यों रे? साहब और दीदी दिख नहीं रहे। गुड मॉर्निंग सर। वो दोनों कहीं भी गए हो, तुझे क्या है? तुझे ब्रेकफास्ट चाहिए ना? हाँ वो तो आप जानते ही है ना। वैसे घर पे भी खा सकता हूँ, होटल में जाऊंगा तो पैसे भी नहीं मांगेगा। इतनी सुविधाओं के बाद भी यहाँ कर क्यों नाश्ता करता हूँ पता है? हाँ क्यों? राशि के कारण। अगर यहाँ नाश्ता करके जाऊंगा तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। क्या करे, इसमें तेरा कसूर थोड़ी है। तेरा बाप भी बिल्कुल ऐसा ही था, इसीलिए तो मैं उस परंपरा को निभा रहा हूँ। सही कह रहा है, लेकिन तू तो तेरे बाप से फिर भी ठीक ही है। वो तो तीनों वक्त यही खाता था। जिंदगी भर कांस्टेबल बन के रहा, कांस्टेबल बन के मर गया। तू भी वैसे ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है सर, मैं भी आपकी तरह बड़ा ऑफिसर बनकर रिटायर होना चाहता हूँ। उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है। वो दोनों बाहर गए हुए हैं, कल ही आएंगे। अरे बाप रे, तो फिर मेरा नाश्ता? अरे ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, जितना खाना है खा ले, पर मुझे भी खाना है। मैंने अभी खाया नहीं है। हाँ। हे भगवान, आज सुबह का नाश्ता सॉलिड होना चाहिए। यस, माधव सिंह स्पीकिंग। दद्दू, मैं तुम्हारा प्रणव बोल रहा हूँ। तू है? कैसा है बेटे? कोई खास बात है क्या? हमारी छुट्टियाँ खत्म हो गई है, इसलिए हम लोग जाने वाले हैं। क्या खत्म हो गई? छुट्टियाँ एक हफ्ता पहले ही तो शुरू हुई। वो तुम्हारी होंगी, हमें छुट्टियाँ दिए हुए 2 महीने हो गए हैं। ओहो हाँ, सही कहा। वैसे तू किसके साथ जा रहा है? पिताजी के साथ जा रहा है? ये तो मैं अभी नहीं जानता हूँ। डैडी अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं, घर में बस अकेली माँ है। प्रणव, लो माँ आ गई है, मैं उन्हें देता हूँ। हाँ ठीक है, दे दे। हेलो। हाँ पिताजी, प्रणव छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मुझे नरसिम्हा साहब से मिलना है। साहब बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप उनके कमरे में वेट कीजिए। ओके। आइए, ये उन्हीं का कमरा है, आराम से बैठिए। क्या हुआ मिस्टर शिवराम, घबराया हुआ क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शेर की गुफा में आ गया हूँ। ठीक है, काम की बात करो, बैठो। जी अच्छा। सर, आपको देखते ही मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। केस की बात करने के लिए आया हो ना? हाँ बोलो। वो दरअसल वो। अरे घबराओ नहीं, आ जाओ। सर, घर जाने के लिए आपने रिमाइंड करने के लिए बोला था। ठीक है, तुम जाओ। मिस्टर शिवराम, जानता हूँ तुम्हारा केस कल कोर्ट में आ रहा है, तुम अभी जाओ, कोर्ट में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस। कल वीरेंद्र के मर्डर केस के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहा था ना? हाँ कहा था जी। मुझे अच्छी तरह याद है और मैं अपना फर्ज भूलता नहीं हूँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलिए। मीरा, प्रणव रेडी हो गया ना? मैं अभी पहुँचता हूँ। ठीक है। प्रणव, डैडी बस आते ही होंगे। साइन लेने के लिए प्रोग्रेसिव कार्ड निकाल ले। निकाल लिया है। वो क्या है? डैडी का फोटो है। वो किस लिए? रोजाना उनका चेहरा देखने के लिए। हे, बस कर। वो तो आपके पास रहते हैं, तो आपको क्या चिंता? ओह।
सर। या नरसिम्हा, एक जरूरी बात करनी है। यस सर। शैल वी गो इनसाइड एंड टॉक? श्योर। गुड। अब तो आप बहुत खुश रहेंगे ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा ना। मिस्टर नरसिम्हा, केरला के सीएम कल दिल्ली से सीधे पालघाट आ रहे हैं। कोयम्बतूर फ्लाइट से 10:30 बजे उतरकर वहाँ से सीधे कार से पालघाट जा रहे हैं। यानी कोयम्बतूर के एयरपोर्ट से केरला बॉर्डर तक हमें उन्हें सुरक्षा देनी है। सर लेकिन वो तो परसों। दरअसल उनकी पार्टी के किसी सदस्य की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा एडवांस कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें फौरन सुरक्षा देनी पड़ रही है। इस तरह की कोई समस्या ना आए इसीलिए पहले से ही सारे इंतजाम कर दिए हैं। खासकर सुरक्षा के लिए बटालियन बिल्कुल तैयार है। इट्स फैंटास्टिक नरसिम्हा। बाय द वे, कोयम्बतूर को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है। पता है क्यों? वहाँ के इंचार्ज तुम हो। डैडी अभी तक नहीं आए माँ। आ जाएंगे, अभी टाइम है ना। डैडी अभी तक आए क्यों नहीं? किसी जरूरी काम में होंगे, खत्म होते ही आ जाएंगे। वो बिना काम के कब रहते हैं? उन्हें पता है मैं आज जा रहा हूँ, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? लाओ मुझे दो, डैडी नहीं आएंगे। मैं जा रहा हूँ। हे प्रणव, आप कुछ मत बोलिए। डैडी आए तो बोल देना कि अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। डैडी ने मेरा ख्याल नहीं रखा तो मैं डॉन 3 बन जाऊंगा, बोल देना। हे प्रणव, प्रणव, where are you? Dad is here. प्रणव, प्रणव बेटे कहाँ हो? Sorry, I'm late. मीरा, ये दोनों कहाँ चले गए? प्रणव, देखो डैडी आ गए। अब ये छुपना छोड़ के बाहर आ जाओ। उसे अपने स्कूल गए बहुत देर हो चुकी है कमिश्नर साहब। Oh God, यानी वो चला गया। रास्ते में ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई, वो सॉल्व करने के चक्कर में मुझे आने में देर हो गई। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। ये सॉरी सुन सुन के तो मेरे कान पक गए। जिस प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पे साइन लेने थे वो यहीं रखकर रोता हुआ चला गया। ऐसी छोटी छोटी बातों में टेंशन मत हुआ करो मीरा। ये छोटी बात नहीं है। घर की हर बात तुम्हें छोटी ही लगती है, ड्यूटी बहुत बड़ी लगती है। ओके मीरा, कल प्रोग्रेस रिपोर्ट में साइन डालकर उसके स्कूल भेज दूंगा। हे मीरा, मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? तुम एक बात जानते हो? क्या? मीना का आदमी भी पुलिस वाला ही है। अपनी वर्दी पहनकर भी घर के काम करता है, बीवी की मदद करता है। हाँ, तो खाना भी बनाता होगा। जब भी उन्हें देखती हूँ ना, मुझे बहुत जलन होती है। कभी एक दिन भी काश यहाँ भी ऐसा होता। वो उसे कैसे बुलाता है पता है? मीनाक्षी बोलकर। मीनाक्षी। हाँ गुड़िया, नहा लिया ना? अब चलो भी। जो होमवर्क मिला था वो कर लिया ना? वेरी गुड। मीनाक्षी। हाँ बोलिए। बच्चों ने नहा लिया है, जल्दी से यूनिफॉर्म तैयार करो। तैयार है। खेलना बहुत हो गया, अब चलो भी। आराम से, भागो नहीं, आराम से। अरे ये क्या मीनाक्षी, मुझसे बोलती तो मैं कर देता ना। जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट करा, जाओ। जब देखो ऐसे ही। बच्चों कुछ देखा नहीं ना? नहीं। सच में ना? लो तैयार है, जल्दी यूनिफॉर्म पहन लो, बस आती ही होगी, टाइम हो गया, जल्दी गेट रेडी। दीदी, इडली के साथ चटनी नहीं है क्या? वहाँ सांबार रखा हुआ है ना? हाँ वो तो है, एडजस्ट कर लूंगा। मीनाक्षी, बच्चों के लिए नाश्ता निकालो जल्दी। इडली हॉट पैक में रखी है, बहुत गर्म होंगी, संभाल के। ठीक है, कोई बात नहीं। सारी इडली ये भैंसा खा गया। ठीक है, डोसा बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ। अभी लाती हूँ। जल्दी लाओ जल्दी, अरे टाइम हो रहा है। हे भगवान, ओफो, अरे गैस खत्म हो गया है। गैस भी खत्म हो गया। यहीं रुको, मैं ब्रेड लेकर आता हूँ।
हाय सैंडी, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमेशा तुम दूसरे के बच्चों को स्कूल लाती हो ले जाती हो, अपना भी कोई बच्चा होना चाहिए ना? क्या कहा? अपना? अपना कहने का मतलब है कि आपकी शादी हुए बहुत दिन हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए। वो सब मैं खुद देख लूंगी। हाँ, बात तो सही है। बच्चों, आंटी का ठीक से ख्याल रखना। थैंक यू। हाँ, बच्चों को तो मैंने ब्रेड खिला के संभाल लिया, लेकिन मैं क्या खाऊंगा? आप भी वो ब्रेड खाकर निकलिए ना। सच में कह रही हो? हाँ सच में। तो ठीक है, मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है क्या? ओके ओके। अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगी? मैं भी वही खा लूंगी। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट का जो गैप आया है उसे हम लंच में पूरा कर देंगे। मैं ऑफिस जाके साइन डाल के आ जाऊंगा। तुम घर में बस सब्जी काट के रखना, बाकी जो भी काम है मैं आके देख लूंगा। मीनाक्षी, सोच रहा हूँ कि बाजार से बढ़िया सी मच्छी लेकर आओ। तुम्हें सिंगाड़ा चाहिए या सुरमई? मैं दोनों लेकर आ डैडी। आगे 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 2 मिनट नहीं छोड़ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नानू से बोल दिया ना, चलो अब चलो, बस को आए बहुत देर हो गई। बैग तो ले जाइए। बैग कहाँ? बैग तो लाओ। बाय बाय। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, ये पकड़ो। अरे वाह वाह वाह, हेयर स्टाइल तो बहुत ही बढ़िया हाँ, है। आ जाओ आराम से। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, चलो आराम से चलो। आ जाओ। हाँ, चलो 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 जाओ। बाय। अब हमारा अगला काम है गैस रेडी करना। सर, सुबह नाश्ता करने के चक्कर में जो बात बतानी थी वो तो मैं भूल ही गया। क्या? जिस खूनी सुंदर को हम खोज रहे हैं हाँ। वो कहाँ छुपा है पता चल गया है। अभी अरेस्ट कर सकते हैं सर। उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर गैस का इंतजाम नहीं किया तो दोपहर का खाना भी गया, नाश्ता भी गया। चल आजा आजा। अरे सुरेंद्र, सर, केपी का मतलब केरला पुलिस होता है, किचन पुलिस नहीं। साहब ने जो कहा सुन लिया ना। सुरेंद्र, गैस का इंतजाम करके जैसे ही खाना बन जाएगा ना, हम उस मुजरिम को गिरफ्तार करेंगे, ठीक है? यस सर। जरा वो एम्प्टी सिलेंडर तो निकालना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्यों रामो, तुम्हारे दामाद का ट्रांसफर हो गया क्या? अभी कोशिश कर रहा हूँ सर। हो जाएगा। शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सब लोग आ गए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ओके। कितना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। वेलकम सर। एक साथ बैठकर क्या कर रहे हो? वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर एक साइन कीजिए। क्या ये? हमारे क्लब में वोट डालने वालों की लिस्ट है। ये हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया है। इतना ही नहीं, सारे मेंबर से मिलकर बात कर ली है और सब यही चाहते हैं कि अगले प्रेसिडेंट तुम ही बनो। जब भी इलेक्शन आता है हम इन्हीं हाँ, का नाम ठीक है, सजेस्ट ठीक है। करते हैं। हाँ। और कोई ना कोई बहाना बना के हट जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। एक और जरूरी बात, अगर माधव साहब प्रेसिडेंट के लिए मान जाएं तो चुनाव अवॉइड करेंगे। बिल्कुल सही। अगर तुम यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए तो हमारा क्लब पूरे शहर में नंबर 1 बन हाँ, जाएगा। सही कहा। देखो तुम लोग मेरी बात का बुरा मत मानना, आजकल शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। मैं फ्री रहना चाहता नहीं हूँ। चलेगा, नहीं चलेगा। बड़ी लड़की कोयम्बतूर में रहती है, बार बार जाना पड़ता है। दूसरा दामाद नौकरी पर जाने से लड़की अकेली रहती है। इसके अलावा दूसरा घर भी बन रहा है। सच में कहूँ तो इस बार भी मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम लोग नहीं मानेंगे। प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, तुम तीनों में से कोई खड़े हो जाओ ऐसा ना। बिल्कुल नहीं चलेगा। इतना समझाने पर भी बाज नहीं आता है। ये अगर शाम को पिएगा तो घिस जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, मानता हूँ, अब से मैं शाम को ही पीऊंगा, लेकिन एक कंडीशन, आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए मानना होगा। ठीक है, डन, लेकिन एक कंडीशन। प्रोफेसर, वकील गवाह हैं। एक दिन का नहीं, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। डॉक्टर अगर ये छोड़ देगा तो मैं प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, यहाँ पहुँच के फोन कर देना। ओके ओके ओके। सर, हाँ? नमस्ते सर। हाँ, क्यों नारायण, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, यहाँ कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम से यहाँ आना पड़ गया, वो निपटा के अब घर जा रहा हूँ। और आप बेटी के यहाँ जा रहे हैं? हाँ, बेटी ने कहा था वो पिकअप कर लेगी, लेकिन लगता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई है। तुम्हारी बेटी है ना? जी हाँ। शादी के टाइम देखा था। तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की? 12 बजे की है सर। हाँ, तब तो काफी टाइम है। बराबर में किसी होटल में चलकर काफी पीते हुए बात करेंगे। चलो आ जाओ। तुम्हारे दामाद का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है, गुजारा हो जाता है, बस इतना ही। उसी में हम लोग खुश हैं।
मेरी बात का बुरा मत मानना, आज हमारे देश में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है उसमें कहीं न कहीं पुलिस वालों का हाथ भी रहता है। सुन के बहुत दुख होता है। हमने भी तो उसी डिपार्टमेंट में नौकरी की है ना। नारायण, तुम इतने जले भुने क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? बताने से क्या फायदा। मेरे दामाद का बिजनेस कोयम्बतूर में काफी अच्छा चल रहा था। लड़का लड़की अलग ना रहे इसलिए एक जगह बिल्डर से बात की और फ्लैट के लिए एडवांस दिया। एडवांस तो केवल नाम के लिए, गांव की जमीन वगैरह बेचकर जेवर गिरवी रखकर पौनी कीमत अदा कर दी। जब ये फ्लैट देखने के लिए गई, काफी हद तक काम हो चुका है, लेकिन इन्हें देने वाला फ्लैट किसी और को बेच दिया। मेरी बात नहीं मान रहे, इसीलिए पिताजी को साथ लेकर आई। तुम जाके उनसे मिले क्या? हाँ, मिला था। तो क्या कहा? किसी से बताने में शर्म आती है। इसके नाम पे ऐसा कोई फ्लैट ही नहीं है, मुझे बिल्डर ने साफ साफ कह दिया। तुमने क्या कहा? अब मैं उसे क्या कहता, ना उसे मार सकता हूँ ना पीट सकता हूँ। मुंह लटका वहां से वापस आ गया। कम से कम पैसे तो वापस मांगने चाहिए ना। उसके लिए वो राजी नहीं है। इसने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके ऊपर ना बिल्डर का साइन है ना मुहर है। दोबारा यहाँ आए तो जान से मरवा दूंगा, ऐसा बोल दिया। हाँ, आ गई क्या? बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ बेरर बिल, ये बताओ उस एग्रीमेंट की कॉपी पास में है क्या? हाँ है। हाँ, तो एक काम करते हैं, सीधे मेरी बेटी के यहाँ चलते हैं। मैं अपने दामाद से बात करूंगा। हाँ मीरा, ये कौन है, पहचाना? हाँ, नारायण अंकल ना। हाँ, चलो गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करते हैं। चलो। तेरा फ्लैट कहाँ है? पैसे मुझे दिए क्या? जिसको पैसे दिए उसी से जाके पूछ जा। नोटों के बंडल ले लेकर अब मुझे बाहर निकलने के लिए बोल रहे हो? आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा। अगर यहाँ ज्यादा चिल्लाए ना तो जान से मार डालेंगे। अगर तुमने मुझे फ्लैट नहीं दिया तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अरे तुझसे जो हो सकता है कर ले। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इतना समझाने की बात है, तू नहीं मान रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, बोल रहा हूँ ना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ओहो, तो पुलिस वालों को साथ में ही लेकर आया है। एसी डीसी मिनिस्टर सब लोग हमारी जेब में रहते हैं। चुपचाप चला जा। एक गणपत जल्दी आके कचरा साफ कर दे। इनसे फ्लैट के नाम पर तुमने एडवांस लिया था ना? हाँ लिया था। फ्लैट कब दोगे? Within 3 months सर। Within 3 months। क्या? 3 महीने में ही। कौन सा फ्लैट? 12B डबल बेडरूम फ्लैट सर। क्यों? ठीक है ना? थैंक यू सर। राकेश लेके जाओ इन्हें। ये क्या पूरी की पूरी मीडिया की फौज आई हुई है? मैंने ही इन्हें फोन करके बुलाया। हाँ। क्यों? मंदिर के खतरनाक लुटेरों को हमने ही दबोचा है। जब ये टीवी में आएगा तो सब लोग हमें देखेंगे। नहीं तो इन्हें हमने पकड़ा है ऐसा बोलकर बड़े ऑफिसर इंटरव्यू देंगे। करेक्ट, लेकिन फिर भी वो। अरे वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। वही गाड़ी वो जो आ रही है, वो जिस गाड़ी की बात कर रहे थे यही होगी। चलो देखते हैं। ब्लॉक। ओके, रेडी फॉर एक्शन, चार्ज।
गाड़ी रोको, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, सबको अरेस्ट कर लो। चलो उतरो, चलो उतर, चलो उतरो, छोड़ना नहीं, उसे पकड़ के रखना। चल इधर, चल डिक्की खोल, डिक्की खोल और छोड़। देखा सुरेंद्र, सोने की मूर्ति, ये कम से कम 1 करोड़ की होगी। सब चुप हो जाओ। साहब जी, हाँ? ये 1 करोड़ की नहीं है, कम से कम 5 करोड़ की होगी। 5 करोड़? हाँ तो सही कह रहा है। हाँ, अरे यहाँ तो देख सुरेंद्र, लगता है मंदिर को पूरी तरह से लूट कर आए हैं। चुप हो जाओ। पीछे हटो। साहब, इस बार जरूर हमारा प्रमोशन हो जाएगा। सच सच बताओ, कब और कौन से मंदिर में चोरी की? सर हमने कोई चोरी नहीं की है सर। अबे झूठ बोलता है। सच में कह रहा हूँ, अगर मैंने तूने कोई चोरी नहीं की तो सोने की मूर्तियाँ हवा में उड़कर गाड़ी में चली आई। सर, एचडी बूथ पर मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ सर ये ओरिजिनल मूर्ति नहीं है सर। क्या ओरिजिनल नहीं है? सर मैं बताता हूँ। अरे तो बोल ना, बोल जल्दी बताओ क्या बात है। सर हम नौटंकी करने वाले हैं। नौटंकी करने वाले? हमारी गाड़ी खराब हो गई तो ये गाड़ी मंगवाने के लिए मैंने ही फोन किया था। हाँ सर। फोटो मत खींचना। फोटो मत खींचना। सर यहाँ जो कुछ भी हो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। ट्यूशन, TUITION, काम, CALM। गहने चुराने वालों को पकड़ लिया क्या? हाँ पकड़ लिया, पूरी की पूरी गैंग पकड़ ली। हालांकि उनके साथ थोड़ी हाथापाई भी हुई। साहब का परफॉर्मेंस तो देखने लायक था। हमने टीवी में देख लिया है। देख लिया? नो कमेंट्स। चलिए साहब निकल लेते हैं। दद्दू, नो कमेंट्स का क्या मतलब होता है? CI नंद कुमार, तेरा बाप। चल उधर चल। चलो भागो, गाड़ी में बैठो, चलो 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 चलो। राकेश तुम्हारी बाइक दो, अभी आता हूँ। सर मैं भी साथ चलूं? सर क्यों गाड़ी चलाते हुए दिखा नहीं देता? मैं तो सही चला रही थी, तुमने टक्कर मारी। मैंने टक्कर मारी? खुद टक्कर मार के इल्जाम मुझ पे लगा रही है। सुनो, तुम्हें टक्कर मारी है, मैंने खुद देखा है। मुझसे गलती से हो गया, माफ कर दो। पहले गाड़ी से बाहर निकलो वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मैंने कहा ना कॉल बैक करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि ये मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है यहाँ के लोग बता रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। नहीं मानी तो? कैसे नहीं मानेगी? हे, चाबी दो। गाड़ी ठीक कराए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। दो, पहले ये चाबी दो। चाबी ऐसे नहीं मिलेगी, बाइक ठीक करा के दो तभी चाबी मिलेगी, तब तक तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। क्या हुआ, पैसों का घमंड है क्या? यहाँ किसी को भी पैसे नहीं चाहिए। मैंने पैसा देने के लिए कब कहा? वो बाइक ठीक कराने के लिए मेरी मदद करो, बस इतना ही तो कहा। अरे बाइक ठीक करा के दो, बेकार में हमारा टाइम खराब मत करो। जब तक इसकी बाइक सही रहो, उसकी बाइक सही रहो, बाइक सही कराओ, उसको बाइक कराओ, बाइक ठीक कराओ, कुछ कराओ, बाइक ठीक कराओ, नहीं जाने देंगे, बाइक ठीक कराओ, चुप बाइक हो ठीक जाओ, कराओ। शांत हो जाओ। यही तुम्हारी शराफत है? इतने सारे लोग मिलकर एक लड़की को इस तरह से धमकाओगे? तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन कोई नहीं है क्या? चलो हटो, हट जाओ।
मीरा, मीरा, मैं तुम्हारी कौन हूँ पहले मुझे ये बताओ। स्टॉप लाफिंग। मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? आई नो एवरीथिंग। आज जो कुछ भी हुआ ना, मैं सब जानता हूँ। वो कैसे? सिटी का एक जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर सब जानता है। क्यों नहीं, बड़े अंतर्यामी हो ना। अंतर्यामी? अंतर्यामी क्यों कहा? ठीक है, कहने दो। मीरा, ए मीरा, हे मीरा प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कुछ चोरों को पकड़ने के लिए मुझे बिल्कुल अकेला जाना पड़ा। तुम कहो तो प्रणव की सौगंध। प्लीज मीरा, कम से कम मेरी ओर देखो ना। अच्छा लग रहा हूं ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इन दोनों में असली कौन सा नकली कौन सा पहचान पाओगे? क्यों नरसिम्हा? बिल्कुल नहीं सर। सिक्किम भूटान देश में लॉटरी के टिकट छपते हैं। कोयम्बतूर में नकली छापकर केरला में चोरी छुपे से तस्करी की जाती है और लोग इससे करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए केरला देश की लॉटरी का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु को जो टैक्स मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। यू आर राइट सर। सिर्फ इतना ही नहीं नरसिम्हा, आज जो वहाँ डैम की समस्या है, इस लॉटरी की समस्या उससे भी कहीं बढ़कर है। इसके कारण दो राज्यों के बीच कभी भी अनबन हो सकती है और इसे रोकने का एक ही रास्ता है। कोयम्बतूर से एक बढ़िया ऑफिसर केरला भेजकर इस लॉटरी का पर्दाफाश किया जाए और वो बढ़िया ऑफिसर सिर्फ तुम हो। क्या सोच रहे हो मिस्टर नरसिम्हा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सर केवल इतना ही नहीं, एक और बात है, इनकी वाइफ भी पालघाट की हैं। ओह, इज इट सो? तब तो एक काम और भी आसान हो जाएगा नरसिम्हा। पालघाट जाने के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। आई विल कम बैक विद द गुड न्यूज़। बेचने वाले और खरीदने वाले को भी नहीं पता ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल लॉटरी के टिकट बनाने वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। जाली नोटों से भी बढ़िया प्रिंटिंग है। यस, जाली नोट से ज्यादा इन लॉटरी टिकटों में भारी डील हो रही है। एक तरफ सरकार के खजाने में सेंध लग रही है, दूसरी तरफ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इट्स अ वेरी बिग क्राइम। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ की सिचुएशन अलग है। अगर कोई मर्डर केस हो तो क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, या कोई बम केस हो तो आतंकवादी को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है। इस केस के पीछे पॉलिटिकल पावर है। वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, गुमराह करके प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं, जरा समझाएंगे? भूतपूर्व मंत्री गोपाल दास, उनका बड़ा बेटा कृष्णदास और उनका छोटा बेटा है मोहनदास। सर इसकी छानबीन में हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इतनी पहुंच है उनकी।
इसका मतलब कोयम्बतूर से लेकर पालक्काड तक जो छोटे छोटे नगर आते हैं या छोटे छोटे गांव आते हैं और वहाँ पे जितने चेक पोस्ट हैं उन सबको खुला छोड़ दें। मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ की जो सिचुएशन है अलग है। उसकी मुझे कोई चिंता नहीं। कोयम्बतूर में अगर कोई क्राइम करता है तो छिपने के लिए पालक्काड जाता है, तो वो सब मैं देख लूंगा। यू आर ऑलवेज वेलकम। तुम जब चाहो आ सकते हो, हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे जल्दी खोलो जल्दी। अरे वो आ गया, चलो गेट खोल दो। हाँ अबे देख क्या रहा है, त्रिपाल हटा। हाँ, ये कहने वाला तू कौन है? अपनी गाड़ी हटा। ये तो मलयालम में लिखा हुआ है। इसमें जो लिखा है उससे तो कुछ ऐसा समझ आ रहा है जैसे कोई औजार हो, कुछ नल जैसा। समझ में नहीं आ रहा है। क्या है वो? टैप टैप। ओह, टैप टैप टैप। इस लॉरी में 10,000 करोड़ लॉटरी टिकट है। अगर किसी चीज में मीठा ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। लगता है कोई कोड वर्ड होगा। लेकिन इसका मतलब समझ में आ गया है। जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे तो तुम्हारे पीछे मैं घुमा करता था ना, ठीक है ऐसे ही कोड वर्ड्स में तुम मुझसे बात करती थी, याद है ना? हे
आगे पढ़ो। केरला में जो आजकल लॉटरी टिकट का व्यापार हो रहा है, वो लॉटरी सारे टिकट्स? हाँ फेक टिकट्स। फेक टिकट्स। बहुत ही रहस्यमय ढंग से इन टिकटों को पहुंचाया जाता है। सर, लगता है इस लेटर में बहुत जरूरी बात लिखी गई है। ये लेटर हमारे बहुत काम आ सकता है। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस लेटर को लिखने वाले ने बहुत दिमाग लगाया है। वो कैसे? सेल फोन के नंबरों के आधार पर आज बहुत से केस सॉल्व हो रहे हैं, बहुत से लोग फंस रहे हैं। आपने सही कहा सर, जिस तरह आप सोचते हैं वैसे मैं नहीं सोच पाता। ये लेटर भेजकर केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हाँ सर। राकेश, इस केस के चक्कर में बार बार केरला जाता हूँ, इसलिए लगता है जल्दी ही मलयालम भी सीख जाऊंगा। वेरी गुड सर। वैसे थोड़ी बहुत मलयालम मैं भी जानता हूँ। बोल के दिखाऊं? हाँ बोलो। फूड कड़चू। हाँ कड़चू कड़चू। हाँ सर, हाँ जरूर। ओके सर। मंत्री जी थे, पालघाट के एसपी से मैं मिलकर आया था ना, तो उन्हें उसके डिटेल्स चाहिए। ये कमिश्नर एसपी की बात सब ऑफिस में करनी चाहिए ना। कभी कभी तो ऐसे बैठकर पीने का मौका मिलता है, 2 राउंड पीकर मस्ती भरी बातें करेंगे, जॉली मूड में रहेंगे। लेकिन तुम हो कि नंदू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा साधारण केस नहीं है नरसिम्हा का। इस लॉटरी टिकट में बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बाबूजी। मुझे लगता है मेरी छानबीन सही दिशा में है। इस केस में चाहे कोई भी क्यों ना हो, अरेस्ट करके ही रहूंगा 1 महीने में। तो 1 महीने का वेट क्यों? अभी जाके उन्हें अरेस्ट कर लो ना। वो तो बस स्टैंड में खड़े होकर अरेस्ट करो चिल्ला रहे हैं ना। अरे रहने देना यार। इसमें बेचारे नंदू का कोई कसूर नहीं है और न ही पुलिस की नौकरी से इसका कोई संबंध है। इसके लिए पुलिस की नौकरी से ज्यादा जरूरी है बीवी की गुलामी। घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, बच्चों को नहलाना। बीवी का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमता रहता है। हाँ बोल लो। पुलिस क्वार्टर्स नहीं चाहिए बोलकर आज मैं अपनी ससुराल में रह रहा हूँ। इसका कारण ये नहीं कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। मैं तो ये बुजुर्गों के साए में रहना चाहता हूँ, बस इसलिए। अगर मैं कहीं और रहता तो लाखों रुपया कमा लेता, लेकिन अच्छा ठीक है। हाँ। मेरी वजह से इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। ये बात जानते हो? हाँ जानता हूँ। मैं भले ही इनके जैसे बड़े बड़े केस नहीं पकड़ पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी यूनिफॉर्म के अंदर एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। मुझ पर कोई भी उंगली उठा सकता है क्या? ज्यादा इमोशनल मत हो यार। अरे रहने दो, मैं सब जानता हूँ। बाबूजी सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है यार। नंदू, नरसिम्हा की तरह तू एक केवल अच्छा पति ही नहीं बल्कि एक अच्छे पुलिस वाले का नाम कमाए, ऐसी हमारी इच्छा है। मेरे लिए तो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हो। तुम दोनों के दोनों मेरे बेटे की तरह हो। माय सन्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुन लिया माय सन्स। हम दोनों से ये एक जैसा प्यार करते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि यही बाबूजी की एफिशिएंसी है। अब मैं समझ गया, ये बहुत बड़े आदमी। खत्म, सब खत्म हो गया। पिताजी सच सच बताना। अरे मैं क्या बताऊं? इन्होंने अभी अभी कितने राउंड पिए? तो ये इसी से पूछो ना। वो तो तुमने परमिशन दी थी ना, एक पैक, सिर्फ एक। दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? बाबूजी आप बोलिए ना, चुप क्यों है? अगर ऐसा है तो एक टेस्ट। कैसा टेस्ट? स्टडी का टेस्ट। हाँ? इन्हें एक पैर पर खड़े रहना है। 10 गिनने तक अगर ये बिना हिले खड़े रहेंगे तब मैं समझूंगी 1 राउंड पिया है। और अगर 8 गिनने तक खड़े रहे तो 2 राउंड। 6 गिनने तक खड़े रहे तो समझो 3 राउंड। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। 1 2 संभल। ताज़ा खबर। चुनाव की
घोषणा कर दी गई है। हमारे पूरे राज्य को 3 भागों में बांटकर 3 चरणों में यह चुनाव करवाए जाएंगे। पहला चरण मार्च 20 तारीख और दूसरा चरण 25 तारीख और तीसरे चरण के चुनाव 30 तारीख को होंगे। चुनाव में कोई धांधली ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। नमस्ते। अब हमारा टाइम अच्छी तरह कटेगा। कोई नॉमिनेशन भरेगा, कोई नॉमिनेशन वापस लेगा, एक दूसरे से लड़ेंगे, खूब मजा आएगा। हाँ, चाहे कोई भी जीते, महंगाई कम नहीं होने वाली है। अगर कोई इसका कारण पूछता है तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बस इतना ही। अच्छा ये बताओ डॉक्टर, तुम अपना वोट किस पार्टी को दोगे? मेरा वोट मैं उसे दूंगा माधव साहब जिस पार्टी को देंगे। खैर वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ माधव साहब हमारे एरिया से क्यों नहीं खड़े होते? आप जैसा ईमानदार आदमी खड़े होने पर ही इस समाज की और देशवासियों की सेवा हो पाएगी। अरे वो डॉक्टर, हमें जो अपने फर्ज निभाने थे वो सारे फर्ज हमने निभा दिए। अब हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, तो ऐसे में ये राजनीति क्यों? हमें तो बस शांति चाहिए। बाहर दोस्तों के साथ, घर में नाती पोतों के साथ मस्ती। इतना काफी नहीं क्या? इतना काफी है लेकिन मुझे तो एक और राउंड चाहिए। सुन लिया, इसने कहा था नहीं पिएगा। पिताजी ने क्या कहा? ऊपर का ऑर्डर है, इसमें वो क्या करें? सब मामला तैयार था और आखिर में आकर सब बेकार कर दिया। चलो भैया, पिताजी वेट कर रहे हैं। हाँ, किसी और ने नॉमिनेशन नहीं भरा है ना, डरता क्यों है? अरे वो बोलने वाला कौन होता है? वो मेरा बेटा है, मेरी बात वो टालेगा नहीं। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। देख ले, तेरे लिए ही बात कर रहा था, तुझे इलेक्शन में खड़े रहने के लिए मना कर रहे हैं। आपके कहने पर ही मैं चुनाव में खड़ा हुआ था। छोड़ना, पहले चुनाव में मुझे खड़ा नहीं होना था, बस प्रचार करना ऐसा पार्टी वालों ने मुझे बोला था, इसीलिए तुम्हारा नॉमिनेशन भराना चाहा। लेकिन अभी पार्टी बोल रही कि मुझे ही खड़ा होना है, तो क्या करूं? सपना दिखाकर चूर चूर कर दिया। अरे इन सब का फैसला लेती है पार्टी। अगर तुम्हें सीट दे दी तो बाकी मंत्रियों के बेटे, एमएलए के बेटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें रोकने के लिए ही तो पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है। भैया ने तो पोस्टर छपवाने के लिए ऑर्डर भी दे दिया है। अरे तो कौन सा पहाड़ गिर गया? शालीनता, सहनशीलता, झुकना, जिसमें ये सब आ जाता है वही नेता बनता है। तो अब मुझे क्या करना होगा? पिताजी मुझे एक बात समझाइए। आप एमएलए रह चुके हैं, अधिकार आपके पास थे, मुख्यमंत्री भी रहे, अब आप प्रधानमंत्री के सिवाय कोई दूसरी पोस्ट मत लेना, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी। चुनाव जीतकर एमएलए बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये सब मेरे हाथ में थोड़े ही है, पार्टी हाईकमान बनाता है। अब आप पार्टी के सीनियर मंत्री हैं, बार बार पार्टी की ही सुनते रहोगे तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका फैसला हम लोगों को लेना होगा। कल से ही चुनाव का काम शुरू करेंगे। चुनाव आयोग के नाम से हमें कोई रोकना नहीं चाहिए। बिना पैसों के कोई काम नहीं होने वाला, हमें हमारी मर्जी पे छोड़ दें। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आया करो, लेकिन नाम खराब मत करना। चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई जी, हमने तो सोचा था कि गोपाल दास और उसके लड़के आपस में लड़ बैठेंगे। लड़कों ने बाप के लिए प्रचार शुरू कर दिया। अगर वो इस बार इलेक्शन में खड़े हो गए तो जीत उन्हीं की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस बार भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं खड़े होंगे तो जरूर जीत आपकी होगी। लेकिन आजकल गोपाल दास इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, ना ही वो मंत्री बन पाएगा। चुनाव में खड़ा होगा तभी जीतेगा ना। कुछ समझा नहीं। उसके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ। कानून के हिसाब से क्रिमिनल्स को कहीं से भी चुनाव लड़ने की कोई अनुमति नहीं है। क्या मतलब? गोपाल दास जब मंत्री था तब की एक बात तुझे तो याद होगी ना। कौन सी बात? पुलिस कस्टडी में जो लड़का था वो रोड पे मरा हुआ मिला। उस वक्त इस बात को दबा दिया गया था। उस केस में गोपाल दास को मुजरिम बनाने के लिए जो सबूत चाहिए वो सब मेरे पास है। वो केवल चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा बल्कि वो जेल भी जाएगा। अब सारी बात याद आ गई ना? हाँ। इस तरह की बातें बोलकर तुम मुझे भयभीत नहीं कर पाओगे। कहीं पर कोई लड़का अपनी गलती के लिए ही मारा गया, उसका जवाबदार मैं थोड़े हूँ। इस बात को इतना मामूली मत लीजिए सर। बिना किसी सबूत के उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया होगा। केस होने के बाद भागने से अच्छा रहेगा कि उसे अभी रोक दिया जाए। वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। कानून मैं भी जानता हूँ। विशंबर के कहे अनुसार इस केस की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे ऊपर नहीं आती है, उस लड़के को कस्टडी में लेने वाले पुलिस अफसर पर आती है। वो अब कहाँ है इस बारे में पूरी डिटेल्स लेने के लिए बोल दिया है। हाँ, हेलो, बोल रहा हूँ। क्या हुआ? ओ, समझ गया। जानता हूँ। अब मुझे वो याद आ रहा है। वो डीएसपी माधव सिंह।
मीना, मीना, शे। हेलो, यस, क्या? मैं नहीं जानता। कहा ना नहीं जानता। मुझे कुछ मत बताओ, मैं नहीं जानता। बाबूजी, आप डर क्यों रहे हैं? उनका सामना करो ना। बहुत देर से वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। अगर आप उन्हें अंदर न बुलाकर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपने ही किया है ऐसा वो छाप देंगे। सबको जानने दो सच्चाई क्या है। जब आपने कुछ किया नहीं तो डर क्यों रहे हो? आप उन्हें अंदर ले आइए, पिताजी सच्चाई बता देंगे। प्लीज कम। सर, आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? जब हादसा हुआ था तब वहाँ के इंस्पेक्टर आप ही थे ना, तो आपके सामने ही हुआ होगा ना। उस वक्त जो मंत्री थे उनके कहने पे आपने उस लड़के को अरेस्ट किया, क्या ये सच है? इसका मतलब वो मंत्री भी आरोपी हुए ना? इसमें राजनेताओं का हाथ है, क्या ये सच है? गोपी एक नक्सलवादी था, क्या ये सच है? उससे पूछताछ करते समय आपके साथ और कौन कौन था? उसे हाथों से पीट के मारा या किसी वस्तु से? मिस्टर, सोच समझ के सवाल पूछो। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा ना, तो आप बेकार में गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो आपने सच में गोपी का खून किया? प्रेस वाले हो इसलिए जो मन में आएगा पूछोगे। हाँ, हम प्रेस वाले हैं, हम पूछेंगे। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब चलेगा। बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए ना प्लीज, थोड़ा डिसेंट से बिहेव कीजिए। अरे बेकार के सवाल मत पूछिए। रुक जाओ। हाँ, मैंने ही मारा है। और उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। सर, यस। माधव साहब को अरेस्ट करना है। वारंट लाओ। यस सर। पिताजी, सर क्या आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? सर, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए ना सर। इसका मतलब आप ही ने गोपी का खून किया है। सर, आप अपनी सफाई में कुछ बोलिए ना। चलो चलो उधर चलो, वहीं से पूछते हैं। चलो हाँ, आ जाओ इधर से पूछते हैं। आ जाओ सर, कम से कम कुछ तो बोलिए। पिताजी, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और श्री माधव सिंह ने चूंकि अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए यह अदालत उन्हें 15 दिन रिमांड में रखने का हुक्म देती है। बच्चों ने कुछ खाया या नहीं? वो सो गए हैं।
पिताजी को जमानत नहीं मिली क्या? उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में केस फाइल किया गया है। डैडी के पीटने से वो लड़का मर गया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। जो भी बाबूजी को जानते हैं वो यकीन नहीं करेंगे। हो सकता है बाबूजी को किसी ने धमकाया है। अगर ऐसा नहीं तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो अनजान है। उनसे हमने कितना पूछा, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। हकीकत में हुआ क्या था बता सकते हैं ना? हम सबको उलझन में डाल दिया। अब हम लोग कानून के सहारे ही बाबूजी को बाहर ला सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मीना, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम लोग बस मेरा साथ दो। मिस्टर नंद कुमार, दरअसल हमारे इस क्लब ने माधव सिंह की फाइल क्लोज कर दी है। उन्हें जैसे ही अरेस्ट किया गया, क्लब की मेंबरशिप से हमने उनका नाम निकाल दिया। मैं और कुछ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप इस केस के सरकारी वकील हैं, इसलिए अगर मुझे इस केस से संबंधित जो रिकॉर्ड्स है उसकी एक कॉपी मिल जाए तो उससे हमारी इन्वेस्टिगेशंस को बहुत फायदा होगा सर। इस सोसाइटी में हम लोगों की भी मान मर्यादा है। हमने किसी मुजरिम की मदद की, इसका बाहर पता चला तो उससे हमारा ही नहीं क्लब का भी नुकसान होगा। आप लोगों के साथ इसी क्लब में बैठकर जो इंसान हंसता खेलता बातें करता था उसे आप लोगों ने इतनी जल्दी भुला दिया। आप लोगों की मौज मस्ती के लिए इस क्लब को बनाने में उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई पता है? ये मत भूलिएगा। बड़ा आया हमसे पूछताछ कर। इतना भी मत हंसिए। आज जो कुछ भी उनके साथ हुआ है ना, वो कभी भी आपके साथ भी हो सकता है, ये याद रखना। जो न्यूज आपके पास है उसकी छानबीन किए बिना अगर आपने टेलीकास्ट की तो एक बेगुनाह मुजरिम बन जाएगा। चैनल का नाम खराब होगा। हेलो मिस्टर, आप भले ही बड़े पुलिस ऑफिसर होंगे, उसके लिए हमारे ऑफिस में आके जो चाहे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब देने की जरूरत बिल्कुल मुझे नहीं है। यहाँ मेरा टाइम खराब करने के बजाय हकीकत क्या है जाके उसका पता लगाइए ना। उसके बाद वो सच्चाई मैं खुद यहाँ से टेलीकास्ट करूंगा। बहुत जल्द वो सच्चाई मैं ढूंढ के लाऊंगा। उसके बाद दोबारा आपके ऑफिस पे आऊंगा और उस सच्चाई को जैसा आपने कहा टेलीकास्ट करना होगा। मीनाक्षी, इस तरह क्यों रो रही हो? यहाँ नहीं रोना बोल कर ही तो तुम्हें लाया था ना। पिताजी। देखा पिताजी, घर में भी ऐसे ही रोती रहती है, साथ में बच्चे भी रोते रहते हैं। मैं भी बाहर दिखाती नहीं हूँ, अंदर ही अंदर रोया करती हूँ। आप जब ऐसी हालत में हैं, तो हम कैसे खुश रहेंगे? बोलो पिताजी। आपको जल्दी बाहर निकलना होगा। उसके लिए हमारी कोशिश ही काफी नहीं है। किसी को बचाने के लिए ही आप इस तरह चुपचाप हैं, ये हम जानते हैं। मीरा सही बोल रही है। मुझे लगता है आप किसी को बचा रहे हैं। आपने कोई जुर्म नहीं किया, ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी ये जानते हैं। सच्चाई क्या है कम से कम हमें तो बता दो। पिताजी। पिताजी। न्यूज़पेपर की ऑफिस में जो विजय है वो मेरी पहचान का है। जो भी मदद चाहिए बोलो, मैं करूंगा, ऐसा उसने कहा है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? ये बात तो वहाँ जाने पर ही पता चलेगी।
के चुपचाप रहने से एक बात तो हम लोग जान चुके हैं, आप किसी से डरे हुए हैं या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आप ही मेरी प्रेरणा हैं। अपने फर्ज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये हमने आपसे ही सीखा है। सच्चाई को छुपाए बिना अगर आप हमें बता देंगे तो असली मुजरिम कौन है उसे हम पकड़ सकते हैं। अभी तक जो हमने छानबीन की उसमें ये एक छोटा सा क्लू मिला है, बाकी का आपको बताना है। क्यों रे नारायण, थाने में वैसे ही लोग कम हैं और तू यहाँ खड़ा हुआ है? सर मैं मंत्री जी की एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट के नाम पर गांव-गांव घूम रहा है और पेट भर खा रहा है। थोड़ा काम भी करना चाहिए ना। सर आपको मंत्री जी बुला रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। चलता हूँ। सर। ये सैल्यूट वगैरह किस लिए? बेकार में। हाँ, अरे बैठ ना। कोई बात नहीं। माधव सिंह, अभी मैं मंत्री गोपाल दास नहीं हूँ, तुम्हारा वही पुराना दोस्त गोपाल दास हूँ। अचानक मैंने सोचा चलो आज कोई पुरानी बातें करते हैं, इसीलिए तुम्हें बुलाया, किसी ऑफिशियल काम से नहीं। ए, जरा ये देख, ये मैंने अपने लिए स्पेशल आइटम मंगाई है। हम दोनों को साथ में बैठकर पिए कितने दिन हो गए, आज दोनों खूब पियेंगे। इतना ही नहीं, खाना भी आज मेरे साथ ही खाना। ये सब नहीं चाहिए सर, वैसे ही मेरे पास रिलैक्स करने का भी वक्त नहीं है। जानता हूँ मेरे ऊपर तुझसे ज्यादा जवाबदारी है, इसीलिए तो सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं। बाहर निकलो तो प्रेस वालों को सिरदर्द, पार्टी वालों का प्रेशर और ऊपर से जनता। मंत्री पद की जिम्मेदारियों को संभालना आसान बात नहीं है। आंध्रा से जंगल के रास्ते होते हुए कुछ नक्सलवादी हमारे राज्य में आए हुए हैं, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है। कोई एक भी पकड़ में आ जाए तो मेरी कुर्सी सलामत रहेगी। अगर तुम पकड़ो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। माधव, डिपार्टमेंट में तुम्हें नाम के साथ मेडल भी मिलेगा। तब मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि ये मेरे गांव का ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। तो मैं और हाँ, एक जरूरी बात है, ये लोग प्रचार के लिए जहाँ पेपर छपवाते हैं वो कोई लोकल प्रेस से ऐसी खबर मिली है, वो कहाँ है तुम्हें ढूंढना होगा। ओके सर। दोस्तों के बीच ये सैल्यूट की जरूरत नहीं है, ये इज्जत तुम अपने से बड़े अफसरों को ही देना। अरे बस करो। क्या हुआ? सर ये वाली मैगजीन मिली है। करेक्ट, ये बिट नोटिस और ये मैगजीन दोनों एक ही प्रेस में छापी गई हैं। टाइप सेट एक जैसे हैं। ये देखो, दोनों में एक पर्टिकुलर लेटर प्रिंट नहीं हुआ है। कौन सी प्रेस है ये जान जाए तो काम आसान होगा। अभी पता लगाता हूँ सर।
ये यहीं प्रिंट किया गया है ना? जल्दी जवाब दे। हाँ जी हाँ सर। तो फिर ये भी यहीं सर। ये नक्सलियों का बिट नोटिस है, नहीं जानते हो क्या? दरअसल वो सब हम नहीं देखते हैं। चाहे कोई भी मैटर हो, जो पैसा देता है हम उसे छाप देते हैं। बस इतना ही ना? जी हाँ साहब। ये छपवाने के लिए कौन लाया था? जी यही लेकर आया था। चल इधर आ। तेरा नाम क्या है? गोपी। ये तुझे किसने दिया? एक साहब आकर दिया करते हैं, प्रिंट करने के बाद वो पैसे भी दे देते हैं। उसका नाम क्या है? नाम तो नहीं जानता। इस लड़के गोपी का नक्सलाइट से संबंध था? शक के दायरे में ही उसे कस्टडी में लिया था, लेकिन बार बार पूछने पर भी उसने सच क्या है नहीं बताया। उसका नाम क्या है? नहीं जानता। तू उसका नाम नहीं जानता है? नहीं जानता सर। सच सच बता, मुझसे सच सच बता। तू नाम नहीं जानता है? उसका नाम नहीं जानता है? जल्दी बता, बता, बता उस कमीने का नाम क्या है? लबी। हाँ, मंत्री जी मुझसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। जाके देख के आता हूँ क्या बात है। ठीक है सर। मेरे इतने पूछने पर भी कुछ नहीं बोला। तू पूछ के देख। 2-4 कस के दूंगा तो सच्चाई उगल देगा। उसे मारना नहीं, आराम से पूछो, नहीं तो कुछ हो गया तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। हेलो सर, मैं नारायण बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो लड़का बेहोश हो गया। क्या? आप तुरंत यहाँ जाइए सर। क्यों, क्या हुआ? उस लड़के की सांस भी नहीं चल रही है सर। मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? सर, जब मैं उसे देखने के लिए गया इसमें आपकी गलती क्या है? तुम भी एक पुलिस ऑफिसर ही हो ना? तुम्हारे ऊंची पोस्ट पर होते हुए अगर कोई निचली पोस्ट का अधिकारी गलती करेगा तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपके कहने से तो लगता है कि ये सब नारायण ने किया। चाहे जो भी हो, पिताजी ने कुछ नहीं किया, ये उन्होंने खुद बोल दिया। इतना काफी नहीं है, इस केस से जुड़े कुछ और लोग भी हैं, उन्हें ढूंढना होगा। सही कहा। बाबूजी के कहे अनुसार देखा जाए तो उस दिन थाने में कांस्टेबल नारायण ही मौजूद था। वो अब कहाँ है, उसे ढूंढना होगा। बाबूजी की बातों से लगता है कि हो ना हो नारायण ही इसका कारण है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता नारायण अंकल का इसमें हाथ होगा। अभी कुछ कह नहीं सकते। जुर्म को कैसे अंजाम दिया जाता है और उसमें से कैसे बचना चाहिए, ये पुलिस वाले खूब जानते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व डीसीपी माधव सिंह बहुत ही करीबी मित्र हुआ करते थे, लेकिन कहीं उनकी कुर्सी न छिन जाए इस बात के डर से राजनेता का प्रभाव डाल के उन्होंने माधव सिंह को कहा कि वो इस जुर्म को अपने ऊपर ले ले और इसके एवज में 2 करोड़ रुपए माधव सिंह को गोपाल दास जी ने दिए। इसलिए अदालत ने इस केस का फैसला आने तक
आने वाले चुनाव में श्री गोपाल दास चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। ऐसा आदेश जारी करने के लिए अदालत से निवेदन करते हैं। बस 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 हमारे लिए इतना काफी है। इस केस का फाइल कर दो। डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ करता था उस बारे में नारायण कुछ बताया करते थे। उस बारे में तो कुछ नहीं बोलते थे, माधव सर के बारे में बोलते थे। क्या इस तरह से अक्सर वो बाहर गांव जाया करते हैं? हमेशा तो नहीं जाते हैं। पिछली बार बोल रहे थे बेचैनी हो रही है, माता के मंदिर होके आता हूँ ऐसा बोल के गए। कब लौटेंगे इस बारे में? कुछ नहीं बोला। वो आएंगे तो बता दूंगी कि आप लोग आए थे। ये केस दोबारा टेबल पर आने के बाद नारायण जी के व्यवहार में कुछ बदलाव दिखाता क्या? जैसे कि टेंशन, घबराहट, कोई चिंता? माधव सर को अरेस्ट करने के बाद वो ठीक से खाना नहीं खाते थे, रात को सो नहीं पाते थे, बहुत परेशान थे। हमेशा वो खोए खोए से रहने लगे थे। श्री गोपाल दास के विरोध में जितने भी सबूत दिए गए थे वह काफी नहीं, इसलिए इस अर्जी को खारिज करते हुए श्री गोपाल दास चुनाव लड़ सकते हैं। यह अदालत ऐसा फैसला सुनाती है। हमारे नेता श्री गोपाल दास जिंदाबाद। हमारे नेता श्री गोपाल दास जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता श्री गोपाल दास जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता श्री गोपाल दास जिंदाबाद। हमारे नेता श्री गोपाल दास जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता श्री। अबे चल, मुझे देखकर भाग रहा था। देखिए सर, यह रहा गहनों का चोर। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, मुझे मालूम है तूने ही चोरी की है। चुप। अबे बोलता है। राकेश सर, खूब खिला पिला के इसकी खबर लो। ओके सर। चल बे चल, आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चल अंदर। हेलो नंदू, केस में कोई इम्प्रूवमेंट है? प्रेस खरीदने वाले का कुछ पता चला? जैसा आपने कहा था, उस दुकानदार से पूछताछ करने के लिए मैंने कांस्टेबल को वहाँ भेजा था, लेकिन उसके पास उस प्रेस ओनर के बारे में कोई जानकारी थी, मगर उस बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं। यानी प्रेस के मालिक श्रीधर का पता चलने पर ही लगता है इस केस में हम आगे बढ़ पाएंगे। उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं, पर तुम्हें भी तो साथ में रहना होगा ना। अरे यहाँ ऑफिस के काम भी तो मुझे संभालने हैं। उस दुकान वाले से सच्चाई जानने के लिए एक आइडिया मैं तुम्हें देता हूँ। सुपर आइडिया। ओके, मैं संभालूंगा। सर, कम से कम ये केस खत्म होने के बाद इस बार मुझे प्रमोशन मिलेगा ना? इस वक्त हम लोग दादा पोते की तरह हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। कुछ साल पहले हम लोग छोड़कर भाग गया था, वो सुरेश का बेटा अच्छा, है। तो यही है? नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये तो उन्हीं का पोता है। हाँ, स्वतंत्र सेनानी रविंद्रनाथ। हाँ, उनके बारे में मैंने सुना है। अरे सागर, ये जो है मेरे दादाजी है, नाम है त्यागी परमानंद। अरे इनके बारे में भी सुना है। अरे इन्हें जो भी चाहिए दे दे। मेरे दादाजी ऐसी ही एक दुकान मेन सिटी में खोलने का प्लान कर रहे हैं। अगर अच्छा डिस्काउंट देंगे तो बोलिए, इस दुकान का आधे से ज्यादा सामान मैं ही ले लूंगा। लगता है आज सुबह सुबह बहुत बढ़िया पार्टी मिली है। ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा है अच्छा डिस्काउंट देंगे। तुम्हें चाहिए क्या वो बोलिए। ऑर्डर देने से पहले हम लोग जरा सोच विचार करना चाहते हैं। सही कहा ना? कोई खास नहीं, मेरे परदादाजी की जो संपत्ति है उसकी कीमत करोड़ों में है, और ये और इनके बड़े भाई उस संपत्ति के वारिस हैं, है ना? मेरे बड़े भाई जब यहाँ से चले गए तब से 25 साल हो गए। अगर वो नहीं आए तो सब बेकार हो जाएगा। हमने सुना है वो आजकल इसी शहर में रह रहे हैं। उनका नाम क्या है? श्रीधर। एक जमाने में उनकी प्रेस हुआ करती थी, वो अपनी प्रेस किसी को बेचकर पता नहीं कहाँ चले गए। किसी और को नहीं, मुझे ही बेच के गए हैं। बोलिए ना, मेरे भैया अभी कहाँ हैं? 2 दिन पहले ही पुलिस वाले उनके बारे में पूछने के लिए आए थे। मैंने बताने से मना कर दिया। हम लोग तो पुलिस वाले नहीं है, बस उनसे मिलना है। रहने दो, अगर इन्हें विश्वास नहीं तो छोड़िए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम पर विश्वास है। इनका भाई श्रीधर वासुकी मिल के पास एक घर में रह रहे हैं। हाँ, चल हाथ हटा। इंक्वायरी के लिए जब भी हम बुलाएं तुम्हें आना होगा। वो भी कहाँ? पुलिस स्टेशन। जब उस दिन मैंने आकर पूछा तो तुमने कुछ भी बताने से मना कर दिया। अब कैसा लगा? हम दोनों अगर किसी केस में उतर जाते हैं तो फाइनल कर डालते हैं।
जहाँ तक मैं जानता हूँ उस लड़के का नक्सलवादियों से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा और कोई बुरी आदत हो तो मैं नहीं जानता। गांव के लोगों की वो बहुत मदद करता था, इसलिए सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसके रिश्तेदार वगैरह? माँ साथ में थी, ये जानता हूँ। जिस गोपी का खून हुआ है उसके बारे में तुम कुछ और जानते हो? इस केस से इसका कोई संबंध होगा या नहीं मैं नहीं जानता। उससे मिलने के लिए अक्सर एक लड़की आया करती थी। उसका नाम क्या है? उस लड़की का नाम था विनोदनी। वो दिखने में किसी बड़े घर की लगती थी। वो दोनों प्यार करते थे? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे रे, कौन? विनोदनी तुम आई हो? आज शनिचर के दिन भी क्लास है क्या? एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसलिए कोचिंग के लिए आई। हाँ, वैसे यहाँ भी बहुत काम है। चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए नोटिस पोस्टर सब छापने हैं। गोपी नहीं दिख रहा है, आज नहीं आया? आया है ना, चाय लेने के लिए गया है, बस अभी आता ही होगा। हाँ, आ गया। तुझसे मिलने के लिए आई है, 3 ग्लास बना ले। हाँ, एक बात जानती हो, आने वाले महोत्सव में गाना गाने के लिए गोपी ने अपना नाम दिया है। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अपने आप को कुमार शानू समझते हो? तुमने ये गाना गाने वाली बात मुझसे क्यों छिपाई? वो मेरी कोई अहमियत नहीं है ना? ये क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। रुको ना। इतना अच्छा लड़का पुलिस के चक्कर में कैसे फंस गया? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक दिन करीब आधी रात का समय था। उस वक्त हम सब सो रहे थे। वो यहीं पे होंगे, अच्छी तरह चेक करो। वो लड़की विनोदनी इस वक्त कहाँ है जानते हो? जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो वहीं पे पढ़ा रही है। तुम कभी जाके उससे मिलते हो? बस एक बार मिला, वो भी आज से कुछ दिन पहले बराबर के माता के मंदिर में आई थी। श्रीधर जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? ठीक से कुछ। मैं हूँ विनोदिनी, आपकी प्रेस में जो काम करता था गोपी। हाँ, उस वक्त तुम पतली सी गोरी सी दिखाई दिया करती थी, बस मुझे यही याद है। पर तुम तो बदल गई हो। बहुत दिन हो गए हैं ना। हाँ, वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अक्सर इस मंदिर में आया करती हूँ। हेलो मैम, मैं हूँ मीरा। आपसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वो जरा पर्सनल है। पर्सनल है? यस मैम। क्यों ना कहीं बैठकर बात करें? सॉरी, मैं जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ। कल लंच टाइम में कॉलेज आ जाना। ओके मैम। थैंक्स। आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो।
क्या बात है, आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई खास वजह? यही जानने के लिए तुम यहाँ मेरे पास आई हो? इसका जो आप जवाब देंगी वही मेरे पिताजी को जेल से बाहर निकाल सकेगा। मैं कुछ समझी नहीं। इस फोटो में जो लड़का है उसे जानती हैं? मैं तुमसे कई बार बोल चुकी हूँ, मेरे पीछे आकर मुझे परेशान मत करो। मैंने आपसे कहा ना, बिना कोई जुर्म किए मेरे पिताजी जेल में बंद है। मुझे अपने पिताजी को बचाना है और जिसने जुर्म किया उसे जेल में डालना है। इतने सालों के बाद भी आप उसे भुला नहीं पाई ना? कहीं ना कहीं ये बात अंदर ही अंदर आपके ज़मीर को कसोट रही है ना? क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? कल कहाँ चले गए थे? बस स्टैंड पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं माँ को हॉस्पिटल लेके गया था। हॉस्पिटल क्यों? उन्हें क्या हुआ? बहुत तेज बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर दिया। अगर कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। ओह, तुम तो बहुत बड़े खुददार हो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल का खर्चा भैया ने उठा लिया और भैया हमारे बारे में भी जान गए। हाँ, 2 दिन पहले भैया ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि तुम दोनों प्यार करते हो या सिर्फ दोस्त हो? तो तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कह दिया कि हम दोस्त हैं। हे, तुम इसमें उदास क्यों हो रही हो? मैंने तो मजाक किया। वी आर लवर्स। उस गोपी के बारे में जो भी बातें टीचर ने बताई, उन बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। तो इसका मतलब क्या बाबूजी झूठ बोल रहे हैं? नक्सलवादियों से गोपी का कोई संबंध है, ऐसा बाबूजी को शक था। इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन उससे गोपी का कोई संबंध नहीं है, ऐसा श्रीधर जी ने बोला है ना। गोपी के कैरेक्टर के बारे में जब तक पूरा नहीं जानेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस केस में जो मिस हो रहा है वो एक और कैरेक्टर है, उसे ट्रेस करना होगा। वो कौन है? कांस्टेबल नारायण। हम लोग रिटायर्ड कांस्टेबल नारायण से मिलने के लिए आए हैं। क्या कहा? नारायण? ऐसे नाम का कोई भी आदमी यहाँ नहीं है। हमें इस क्लब की तलाशी लेनी है। वारंट है? नहीं हो तो
माधव साहब का इस केस में किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। तो किसका हाथ है? बोलिए मिस्टर नारायण, वो कौन है? आपने गोपी को टॉर्चर किया था? दरअसल मैंने उसे 2 चांटे लगाए थे बस, क्योंकि साहब ने बोला था, इसलिए मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा सर। 2-4 कस के दूंगा तो सच्चाई उगल देगा। उसे मारना नहीं, आराम से पूछो, नहीं तो कुछ हो गया तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। सच सच बता, तू ये सब किसके लिए करता है? किसी के लिए भी नहीं। सच सच बता दे। मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा होगा बोल दे, तू ये सब किसके लिए करता है? नहीं जानता। बार बार एक ही जवाब मत दे, सच सच बता दे। अब बोलता या नहीं? बता दे, जल्दी बता। नहीं जानता। बता या नहीं? तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? सच कह रहा हूँ, उसकी मौत कैसे हुई नहीं जानता। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गया था और जब वापस आया, इसका कारण जब मैंने सुना कि माधव सर अपने ऊपर लेने वाले हैं तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। इसका जब मंत्री जी को पता चला तो उन्होंने माधव सर को गेस्ट हाउस में बुलाया। इन प्रेस वालों के सवालों का जवाब दे दे के दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अगर ये बात कहीं लीक हो गई ना तो माधव, सिर्फ तेरे ही नहीं मेरे सामने भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसे हैंडल कैसे करेंगे? मैं बाहर जाते समय इसे बोलकर ही गया था कि उसे मारना पीटना नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। साहब के सामने मैंने 2 चाटे लगाए थे बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरे मारने के कारण ही वो मरा है? माधव, किसकी वजह से वो मरा है यह जरूरी नहीं, वो मर चुका है। इस समस्या से अब हमें बाहर निकलना है। उस थाने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसलिए ये आरोप मैं अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसा मत बोलिए सर, जब मैं ड्यूटी पे था तब ये हुआ है, इसलिए मैं ही। तुम चुप रहो, बलिदान देना चाहता है। माधव, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, एक अनाथ था। शक के आधार पर तुम उसे कस्टडी में लेकर आए। उसने कुछ नहीं किया, यह जानकर छोड़ दिया। उसके बाद वो कहां गया पता नहीं। तुम्हें बस इतना ही कहना है। तुम बेकार में चिंता मत करो, इससे बचने का बस यही एक रास्ता है। उसकी लाश को कहां ठिकाने लगाना है मैं देख लूंगा। भूल जाओ कि ऐसा कोई हादसा हुआ था। माधव, मेरी बात समझ रहे हो ना? किसी ने आपको धमकी दी थी या आप किसी और बात से डर रहे हैं? इस क्लब में अंडरग्राउंड होने का मतलब क्या है? आपने अगर सच्चाई नहीं बताई तो मेरे पूछने का अंदाज बदल जाएगा। विपक्ष के भूतपूर्व नेता विशंबर और उनके लोगों ने मुझे यहाँ छुपा के रखा है। मेरी समझ में अभी तक एक बात नहीं आई। जब असली मुजरिम बाहर घूम रहा है तो माधव अभी तक जेल में क्यों है? मतलब इस केस से आपका कोई संबंध नहीं है, यही ना? हाँ, कोई संबंध नहीं है। दरअसल देखा जाए तो उस केस को लोगों के बीच लाने वाला मैं ही तो हूँ। अगर आपका कोई संबंध नहीं है तो कांस्टेबल नारायण को आपने अंडरग्राउंड होने के लिए क्यों कहा? जरा 1 मिनट अंदर आना, कुछ बात बतानी है। इलेक्शन कमीशन जो पैसा देता है उससे क्या होगा भला? तुम उसकी चिंता मत करो, प्रचार में कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे कितना भी खर्च हो जाए मैं देख लूंगा। पिताजी। हाँ, एक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हाँ, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी, भैया का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। पूरे 3 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फार्म हाउस पे लगा के देख। वहाँ भी करके देख लिया, वो नहीं मिले। अरे हो सकता है किसी से मिलने के लिए कहीं चला गया होगा। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है। तो फिर वो कहाँ गया होगा? जब घर में इतनी समस्याएं हैं तो ये बिना बोले क्यों चले जाते हैं? मैं जानती हूँ ये कोयम्बतूर ही गए होंगे। मेरे ख्याल से अभी की सिचुएशन को देखते हुए नरसिम्हा कोयम्बतूर नहीं जाएगा।
बाबूजी के केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहीं न कहीं गया होगा। पिताजी का केस उनके लिए जरूरी नहीं, उनके लिए हमेशा कोयम्बतूर और वहाँ के लोग ही जरूरी रहते हैं। मीरा, बेकार का सोचकर अपना दिमाग खराब मत कर। देखना पिताजी का इस खून से कोई संबंध नहीं होगा, तू हिम्मत रखना। बाबूजी को जेल से बाहर निकालने का सबूत मिल गया। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन 2 राज्यों की पुलिस साथ में मिलकर करेगी और उसके लिए मैं हमेशा नरसिम्हा के साथ रहूंगा। हाँ, आइए आइए आइए। तो इस बार आपकी जीत होगी। 100% जीत हमारी ही होगी। आपकी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी? सीट के बारे में तुम क्यों चिंता करते हो? हमारे सारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। और सुनो, एक जरूरी मीटिंग के लिए गेस्ट हाउस जा रहा हूँ मैं, वहाँ मिलेंगे। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। आई एम नरसिम्हा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। लगता है ये मेरे बारे में नहीं जानता है। अच्छी तरह जानता हूँ। एक चौल में रहने वाला गोपाल दास, VVIP, एक्स मिनिस्टर, चाहे जो भी हो, कानून के सामने सब एक समान है। मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं। ये केरल राज्य है। तमिलनाडु की पुलिस यहाँ क्यों आई है? केरला हो या तमिलनाडु, पूरे देश में कानून एक ही है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? कहीं ऊटी की जमीन का केस तो नहीं है? अरे नहीं। सॉरी मिस्टर, इनका गुनाह कोई मामूली नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह इन्होंने किया है, a मेजर क्राइम। तुम हमारे पिताजी की ताकत को नहीं जानते हो। हमारे नेता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। शांत हो जाओ, शांत। अरे मैंने कौन सा क्राइम किया है? सेक्शन 424-21। प्रिंटिंग एंड सेलिंग फेक लॉटरी टिकट्स एंड चीटिंग द पब्लिक। योर वारंट। क्या वारंट लेके आए? हाँ, तो क्या कर लो? पुलिस का अन्याय नहीं चलेगा। पुलिस का अन्याय नहीं चलेगा। तुम लोग चिंता मत करो, ये मैं कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। मतलब आप खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोलोगे, है ना? करेक्ट। आपने अपनी जिंदगी के बारे में कहा है कि वो एक खुली किताब की तरह है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उसी के अनखुले पन्नों का रहस्य। ऐसी कोई भी किताब मेरे पास नहीं है। तुम्हें बताने के लिए मेरा अपना बिजनेस है जो बिल्कुल सही है। सारे ट्रांजैक्शन का अकाउंट बिल्कुल पक्का है। मैं सही समय पर अपना इनकम टैक्स चुकाता हूँ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं पाओगे। सही में? हाँ, एकदम सही। ओके नंदू। सर। ओके सर। प्ले। यस सर। तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री यहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा, इसलिए बेहतर होगा सारी सच्चाई बता दो। जल्दी बोल। राकेश। सर। इसे उल्टा लटका के पूछो, तभी सच बताएगा। तेरी तो अब बता, सच क्या है बता। अब बताता हूँ मैं सब बताता हूँ। यहाँ का जो लॉटरी किंग है, जिन लॉटरियों की केरला में बिक्री होती है, उसकी डुप्लीकेट बनाकर उन्हें केरला में बेचने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। डुप्लीकेट लॉटरी टिकट बेचने के कारण लॉटरी किंग को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। उसमें से अक्सर मुझे पैसा दिया करते। तो तुम्हें इस काम के लिए कोयम्बतूर लॉटरी किंग ने कितने पैसे दिए थे, ये सच सच बता दे। 4 करोड़ रुपए। कुछ भी करके पैसे कमाने की लालच में इस लॉटरी माफिया ने बहुत बड़ी भूल की। तुम्हारे क्रिमिनल नेटवर्क के पीछे राजनेताओं का पूरा सपोर्ट था, इसीलिए तुम्हें पकड़ने में इतनी देर हुई। हमारी दिन रात की छानबीन के कारण ही इस माफिया गैंग का जो सरदार था उसे हम पकड़ पाए। ये सारी बातें हमें किसने बताई, ये जानना चाहोगे? देखोगे तो चौंक जाओगे। जिसे 2 दिन से ढूंढ रहे हो, तुम्हारा बेटा नंदू। प्रोजेक्टर ऑन।
मैं बताता हूँ। पिताजी के जितने भी रहस्य हैं मैं सब बताऊंगा। राजनेताओं के लड़के एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मजे करते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा ही रखा। हम चिढ़ गए बुरी तरह से। कुछ भी कर मैंने पिताजी की कुर्सी को हथियाना चाहा। उसके लिए तुमने क्या किया ये नहीं बताओगे? आने वाले चुनाव में अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मैंने एक योजना बनाई। पिताजी को उनकी पार्टी से निकलवा कर उनकी कुर्सी को मैंने पाना चाहा। जब वो मुख्यमंत्री थे तब एक लड़के का मर्डर केस उनके ऊपर डालकर उन्हें जेल भेजने का फैसला लिया। जब किसी केस में मुजरिम से पूछताछ करते हैं तो अपने आप बाकी जुर्म का बाहर आना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब आपके बेटे ने अपना बयान दिया तो हमें जो सबूत नहीं मिल रहा था वो हमें तुम्हारे बेटे के जरिए मिल गया। नेक्स्ट। जो रहस्य केवल हमारा परिवार जानता है मैंने विपक्ष की पार्टी को बता दिया। जुर्म हकीकत में किसने किया ये हम जान गए। कहां, कैसे और कब किया बताओ। राजनीति में इतना नाम कमाया, इतनी दौलत कमाई, सिर्फ अपने लिए ही नहीं मेरा परिवार भी सुखी रहे इसलिए मैंने ये सब कमाया। मगर मेरे ही बेटे ने मुझे जेल भिजवा दिया। हर एक चुनाव में मेरा एक दोस्त मेरा साथ देता था। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, उसकी एक बेटी थी विनोदनी, जिसे मैंने अपने घर की बहू बनाना चाहा। ए, तूने इस लड़की को पहले कभी देखा है? देखा है लेकिन इतने नजदीक से कभी नहीं देखा। ठीक है, अब गौर से देख ले क्योंकि तेरी शादी इसी से होगी। साहब एक छोटा सा निवेदन है। ओ, ये रखो। शादी कब की रखी है? अरे बहुत जल्द। हम लोग तो यहाँ औपचारिकता निभा रहे थे। शादी का फैसला तो हम लोगों ने पहले ही ले लिया था। अब बस अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी करा देनी है और मुहूर्त निकलते ही तुम्हें खबर भिजवा दी जाएगी। क्या? हाँ, सही अच्छा कहा। चलता हूँ। हाँ ठीक है। ओके चलता हूँ। हाँ। क्या कहा उसने? वो मान गया है। हाँ, तब सोचना क्या है, शहनाई बजवा देते हैं। इस शादी के जरिए मैंने सोचा था कि मेरा स्टेटस और बढ़ जाएगा, लेकिन उस लड़की ने मेरा सपना तोड़ दिया। तुम्हारे पिताजी और मेरी जो दोस्ती है वो आजकल की दोस्ती नहीं है। बचपन में ही हमने तुम दोनों की शादी का फैसला ले लिया था। गांव वालों को बस अब पता चला है। सुनो बेटी, ये शादी धूमधाम से हो मेरी बस यही एक इच्छा है, इसीलिए बोल रहा हूं। इस शादी से तुम खुश तो हो ना बेटी? बोलो बेटी, जो भी बातें बोल दो। गोपी नाम का कोई लड़का है, वो वहीं किसी प्रेस में काम करता है। वो नक्सलवादियों से मिला हुआ है, ऐसा मैंने माधव को बताया। कांस्टेबल रामू की सहायता से मैंने उनके बीच में कुछ रुकावटें डलवाई और जिस रात ये हादसा हुआ, यानी माधव जब अपने घर चला गया, कांस्टेबल नारायण को थाने से बाहर भिजवाने के लिए मैंने एक फोन करवाया। हेलो, जी हाँ। क्या? जंक्शन में पोस्ट ऑफिस के पास? हाँ ठीक है। ए रामू सर, मैं पोस्ट ऑफिस तक जा रहा हूँ, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे लौटने तक जरा होशियारी से रहना। ठीक है सर। काम हो गया? हाँ, कोई नहीं है सर। मैं कौन हूँ क्या तू जानता है? हाँ, अखबार में आपको देखा है। मैं आया हूँ तुम्हें मारने पीटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। क्या तुम विनोदनी को जानते हो? जानता हूँ।
तुम दोनों आपस में प्यार करते हो? अरे कोई बात नहीं, बताओ, डरने की जरूरत नहीं। जी हाँ। प्यार करना तो गलत नहीं है, मगर उस विनोदनी के बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक विनोदनी की शादी फिक्स की हुई है और उस शादी में रुकावट बन रहे हो तुम। कल सुबह मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ मत रहना, किसी और राज्य में चले जाना। कहो तो उसका इंतजाम भी मैं करा दूंगा। क्या कहते हो? अरे जवाब क्यों नहीं देता? नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसके बिना ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है, भले मैं मर जाऊं, लेकिन उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। चर्बी चढ़ी है? हाँ। तेरी तो